नमस्कार दोस्तों, मैं तपन देशमुख आपका एमपीजीके पर हमारी 50 लेक्चर्स की सीरीज में स्वागत करता हूं। यह हमारे 50 लेक्चर्स की सीरीज का 5वां लेक्चर है और इस लेक्चर में हम कवर करेंगे मध्य प्रदेश के अफवाह तंत्र को। हम यह जानेंगे कि मध्य प्रदेश में कौन कौन सी प्रमुख नदियां हैं, उन पर कौन कौन से प्रमुख बांध हैं, यहाँ कौन से प्रमुख जलप्रपात हैं, यहाँ की प्रमुख नदियों की कौन कौन सी सहायक नदियां हैं और अन्य तथ्यों के बारे में हम यह भी जानेंगे कि किस नदी पे कौन सा शहर बसा है, किस नदी के कौन से उपनाम हैं। अन्य सारी जानकारियां हम इस लेक्चर में कवर करने वाले हैं। तो आइए शुरुआत करते हैं आज के इस लेक्चर की। नदियों को पढ़ने के लिए सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि आपको मध्य प्रदेश की ज्योग्राफी याद होनी चाहिए। आपको कम से कम यह याद होना चाहिए कि कौन सा जिला कहाँ पे स्थित है और मध्य प्रदेश किस तरह से है, इसका टेरेन किस तरह का है। तो ये बहुत महत्वपूर्ण है, उसके बिना आपको नदियां याद नहीं होंगी। तो आप प्लीज, अगर अभी आपने मध्य प्रदेश का भूगोल ठीक से नहीं पढ़ा है, आपको जिलों की जानकारी ठीक से नहीं है, तो आप इस लेक्चर को बाद में देख लीजिएगा। पहले आप नक्शा देख लीजिए, या फिर आप एक काम कर सकते हैं कि आप मध्य प्रदेश का नक्शा लेकर बैठ जाइए जहाँ पे जिलों का उल्लेख हो, तो आपको नदियों के बारे में समझने में आसानी होगी। तो यहाँ मैं आपको एक मोटा मोटा एक ओवरव्यू दे देता हूँ नदियों के बारे में। ये जो आप नदी देख रहे हैं, ये नर्मदा नदी है। यहाँ ताप्ती नदी का तो उल्लेख है ही। यहाँ आप सोन देख रहे हैं जो उत्तर की ओर बहती है और पटना के समीपस्थ है, गंगा से मिलती है। ये माही नदी है जो सरदारपुर के पास से जिसका उद्गम है। यहाँ आप देख सकते हैं चंबल नदी है। चंबल के बाद आप देख सकते हैं ये काली सिंध है। काली सिंध के बाद आप पार्वती नदी देख सकते हैं। पार्वती के बाद केन और अन्य नदियां भी यहाँ स्थित है। ये रायसेन जिले से निकलने वाली नदी है। यहाँ आप बनस भी देख सकते हैं। यहाँ जो आप नदी देख रहे हैं ये यमुना नदी है। तो अब हम जानेंगे कि हम शुरुआत करेंगे पश्चिमी क्षेत्र से, कि मध्य प्रदेश में पश्चिमी क्षेत्र से कौन सी नदी का उद्गम हुआ है, और पश्चिम से हम पूर्व की ओर चलेंगे। और मैं प्रयास करूंगा कि आपको बताता चलूं कि कौन कौन सी नदियां यहाँ पे स्थित हैं, कौन सी नदियों का उद्गम कहाँ पे है, और इन नदियों का मुहाना अर्थात ये नदियां कहाँ तक जाती हैं या कहाँ गिरती हैं। फिर हम बात करेंगे इनके ऊपर स्थित प्रमुख बांधों के बारे में, और हम बात करेंगे साथ ही साथ इनकी प्रमुख ट्रिब्यूटरीज के बारे में। ट्रिब्यूटरी का अर्थ सहायक नदी होता है। तो इनकी सहायक नदियों के बारे में, प्रमुख जल प्रपातों के बारे में, इन नदियों के समीप स्थित या इन नदियों पर स्थित प्रमुख शहरों के बारे में, और भी अन्य महत्वपूर्ण तथ्यों के बारे में हम चर्चा करेंगे। हम प्रयास करेंगे कि इन नदियों से जुड़े हुए माइथोलॉजिकल फैक्ट्स भी आपको बताते जाएं, क्योंकि परीक्षा में कभी कभी माइथोलॉजी से जुड़े हुए सवाल भी पूछ लिए जाते हैं। तो मैं प्रयास करूंगा कि आपको इन नदियों से संबंधित एक एक जानकारी सरलता से उपलब्ध करवाई जा सके। मध्य प्रदेश के अपवाह तंत्र में सबसे पहले हम बात करेंगे माही नदी के बारे में। माही नदी का उद्गम धार जिले, मध्य प्रदेश के धार जिले के सरदारपुर तहसील के मिंडा गांव से होता है। यह नदी मध्य प्रदेश से राजस्थान और फिर राजस्थान से गुजरात होती हुई अरब सागर में गिरती है। तो ये आप ध्यान रखिएगा, यह भी पूर्व से पश्चिम की ओर बह रही है। फिर अगर हम बात करें इसकी कुल लंबाई के बारे में, तो माही नदी की कुल लंबाई 576 किलोमीटर है। माही नदी अन्य नामों से भी प्रसिद्ध है। इस नदी को दक्षिण की स्वर्ण रेखा, महंती और आदिवासियों की गंगा भी कहा जाता है। तो कभी आपको अगर सवाल आता है कि आदिवासियों की गंगा किसे कहा जाता है, तो आप बता सकते हैं कि माही नदी को आदिवासियों की गंगा कहा जाता है। इस नदी की अन्य सहायक नदियां जो हैं वह सोम, अनस, पणम, जखम, मोरन, अजस, चाप, आरव, ईरन, हारन, भदर और ईरू है। कुल मिला के माही की 12 सहायक नदियां हैं। मैं आपको नाम लिखवा देता हूँ। इसमें आप लिख सकते हैं सोम, अनस, पणम, जखम, मोरन, अजस, चाप, आरव, ईरन, हरन, भदर और ईरू। यह जो नदियां हैं, यह इसकी सहायक नदियां हैं माही नदी की। अगर माही नदी के परिप्रेक्ष्य में आगे बात की जाए, तो माही नदी पे बांसवाड़ा में एक बांध स्थित है जिसे बजाज सागर बांध कहा जाता है। बजाज सागर बांध को अपना यह नाम उद्योगपति जमनालाल बजाज के नाम पे मिला है। यह ध्यान रखने योग्य है कि जमनालाल बजाज द्वारा बजाज समूह की स्थापना की गई थी और वर्तमान में इसमें लगभग 24 कंपनियां हैं। तो अगर आपसे सवाल पूछा जाए कि बजाज समूह की स्थापना किसने की थी, तो आप बता सकते हैं कि जमनालाल बजाज द्वारा बजाज समूह की स्थापना की गई थी।
अगर आपसे पूछा जाए कि बजाज समूह की स्थापना कब की गई थी या किस सन में की गई थी, तो आप बता सकते हैं कि सन 1920 में, आजादी के 27 साल पहले बजाज समूह की स्थापना की गई थी। उद्योग जगत में जमनालाल बजाज के योगदान को ध्यान में रखते हुए भारत सरकार द्वारा उनके नाम का एक डाक टिकट जारी किया गया था। अगर आपसे सवाल पूछा जाए कि बजाज सागर जिसके नाम पे है या जमनालाल बजाज के नाम पे डाक टिकट कब इशू किया गया था, तो आप बता सकते हैं सन 1972 में, उसको माफी चाहूंगा, सन 1970 में इनके नाम का एक डाक टिकट जारी किया गया था। यह जो बांध है बजाज सागर बांध, इसकी नींव 1972 में रखी गई बांसवाड़ा में। बांसवाड़ा के बारे में एक और महत्वपूर्ण तथ्य है कि इस नदी का कैचमेंट एरिया जो वहां पे है, माही नदी का, उस कारण से बांसवाड़ा में लगभग 100 टापुओं का निर्माण हो गया है, जिस कारण से बांसवाड़ा को 100 टापुओं का शहर भी कहा जाता है। तो अगर आपसे परीक्षा में सवाल पूछा जाए कि 100 टापुओं का शहर किसे कहा जाता है या किस नदी के पास में है, तो आप बता सकते हैं कि बांसवाड़ा को 100 टापुओं का शहर कहा जाता है, और यह माही नदी के कारण है। इस नदी पे जो दूसरा महत्वपूर्ण बांध है वो है वांकड़बोरी बांध। यह बांध थर्मल पावर के लिए प्रसिद्ध है और लगभग यहाँ पे कोयले से 2270 मेगावाट बिजली का उत्पादन किया जाता है, तो यह भी आप ध्यान रखिएगा। इस बांध से जुड़ी एक और महत्वपूर्ण बात है, जो जहाँ जो है, यह खेड़ा गांव में स्थित है गुजरात के, और यह ध्यान रखने योग्य है कि सन 1918 का खेड़ा सत्याग्रह इसी गांव में हुआ था। मैं आपको इस सत्याग्रह की पृष्ठभूमि बता देता हूँ। 1918 में इस क्षेत्र में भारी अकाल पड़ा था, और हुआ यह कि अंग्रेजों ने इस जगह पे बहुत भारी कर लगा रखे थे, जिसके विरोध में सरदार पटेल द्वारा एक सत्याग्रह का आयोजन किया गया। बाद में ऐसा कहा जाता है कि महात्मा गांधी ने और पटेल ने दोनों ने ही इस सत्याग्रह में लोगों को जुड़ने से रोका, पर इसके कारण अज्ञात है, मुझे तो नहीं जानकारी है। पर आप परीक्षा के दृष्टिकोण से याद रखें कि खेड़ा सत्याग्रह 1918 में हुआ था, और यह गुजरात में हुआ था, और इसका नेतृत्व सरदार पटेल ने किया था। इस नदी पे जो अगला बांध है वह मानव निर्मित बांध है, और ऐसा कहा जाता है, ऐसा जानकारी है कि उसकी जुड़ाई मिट्टी और चूने से की गई है, और यह बांध कदाना बांध है। तो इस नदी पे प्रमुख 3 बांध हैं, जिनमें सबसे पहले आप ध्यान रखिएगा बजाज सागर बांध, दूसरा वांकड़बोरी बांध, और तीसरा बांध जो इसमें है यह है कदाना बांध, जो मिट्टी और चूने से बना हुआ बांध है। तो यह तो हुई माही नदी की बात। अब हम बात करते हैं चंबल नदी के बारे में। यहाँ दर्शाए गए नक्शों के माध्यम से हम चंबल को समझने का प्रयास करेंगे। ये थोड़ा बेहतर नक्शा है चंबल के बारे में, और यहाँ आप देख सकते हैं, तो यहाँ आपको जिलों की जानकारी होती जाएगी, इसलिए दोनों नक्शे यहाँ पे दर्शाए गए हैं। तो आप देखेंगे यहाँ पर कि चंबल का उद्गम इंदौर के पास से हो रहा है। तो चंबल का उद्गम जानापाव की पहाड़ियों से होता है। जानापाव को परशुराम की जन्मस्थली के नाम से भी जाना जाता है, और महाभारत काल में यह मान्यता है कि यहाँ पे राजा द्रुपद का राज था। तो अगर आपसे पूछा जाए परीक्षा में सवाल कि जानापाव किसकी तपोभूमि है, तो आप बता सकते हैं ये परशुराम की तपोभूमि है। यहाँ किस राजा का राज था, तो आप बता सकते हैं कि यहाँ पे द्रुपद का राज था। आगे हम देखेंगे चंबल के बारे में कि चंबल के अन्य नाम चरमावती है। ऐसा माना जाता है कि यहाँ पे बहुत सारी गौ बलियां दी गई थी, और उसके बाद ही चंबल की उत्पत्ति हुई, पर ये माइथोलॉजिकल कहानियां हैं और कभी कभी परीक्षा में पूछ ली जाती हैं, तो आप ध्यान रखिएगा इसके बारे में। अगर हम चंबल की सहायक नदियों के बारे में बात करें, तो यहाँ धार जिले के समीप से, धार जिले के उत्तर में शिप्रा नदी का उद्गम होता है काकरी बर्डी की पहाड़ियों से। बर्डी मतलब अपने आप में पहाड़ी होता है, बर्डी बर्डी इसे पहाड़ी कहा जाता है, ये निमाड़ी का शब्द है। तो काकरी बर्डी की पहाड़ियों से उत्पत्ति होती है शिप्रा नदी की। और अगर आपसे इस परीक्षा में सवाल पूछा जाए कि शिप्रा के समीप कौन सा शहर बसा हुआ है, तो आप बता सकते हैं कि शिप्रा के समीप उज्जैन बसा हुआ है। उज्जैन महाकाल मंदिर के लिए प्रसिद्ध है, और यहाँ पे सिंधिया राजाओं का राज रहा। इसका पुराना नाम अवंतिका है, जैसा मैंने आपको पहले बताया था पूर्व के लेक्चर में, तो ये आप ध्यान रखिएगा। इसे मालवा की गंगा भी कहा जाता है शिप्रा को, यह भी आप ध्यान रखिएगा। अगली नदी की अगर हम बात करें, तो चंबल की अगली सहायक नदी है काली सिंध नदी। काली सिंध नदी की उत्पत्ति देवास जिले के बागली गांव से होती है, और ये फिर आगे जाके यहाँ कोटा के समीप कहीं चंबल से मिलती है। अगली नदी जो है जिसकी हम बात करें, जो चंबल की सहायक नदी है, यह है पार्वती नदी। ये आप देख सकते हैं पार्वती नदी है, और पार्वती नदी का उद्गम सीहोर से होता है,
और आष्टा से होता है बेसिकली, जो वर्तमान में सीहोर जिले में स्थित है। तो यह प्रमुख सहायक नदियां हैं। इसके अलावा सिवना नदी भी चंबल की प्रमुख सहायक नदी है। परीक्षा में अक्सर सवाल पूछा जाता है कि सिवना नदी के तट पे कौन सा शहर स्थित है, तो आप बता सकते हैं कि सिवना नदी के तट पे मंदसौर स्थित है, और मंदसौर पशुपतिनाथ मंदिर के लिए प्रसिद्ध है। ये आप ध्यान रखिएगा कि मंदसौर में भी पशुपतिनाथ मंदिर है। तो ये तो बात हुई सिवना नदी की बात हुई। अगर हम आगे चलें इस नदी पे, तो हम देखेंगे चंबल नदी पे 3 बांध स्थित है। चंबल नदी पे जो सबसे प्रमुख बांध है वो है गांधी सागर बांध। गांधी सागर मध्य प्रदेश का पहला बांध है। उसके बाद यहाँ पे राणा सागर बांध है, और तीसरा यहाँ पे जवाहर सागर बांध है। तो आप ध्यान रखिएगा कि ये क्रम पूछ लिया जाता है। तो चंबल नदी पे मूलतः 3 प्रमुख बांध हैं, जिनमें सबसे पहला बांध गांधी सागर बांध है, दूसरा बांध राणा सागर बांध है, और तीसरा बांध यहाँ पे है जवाहर सागर बांध। उज्जैन के विषय में एक और तथ्य है जो आपको ध्यान रखना है कि यहाँ पे हर 12 वर्ष में सिंहस्थ का आयोजन किया जाता है। सिंहस्थ कुंभ मेले का एक दूसरा नाम सिंहस्थ भी है, और उज्जैन में कुंभ मेले को सिंहस्थ के नाम से जाना जाता है। तो आप ये ध्यान रखिएगा कि सिंहस्थ मेला कहाँ लगता है, तो उज्जैन में लगता है। अगर हम बात करें आगे चंबल के विषय में, तो चंबल पे जो प्रमुख जलप्रपात है वो चूलिया जलप्रपात सबसे प्रमुख है। चंबल पे जो जलप्रपात है, और यह रावत भाटा में स्थित है, कोटा के पास में। तो आप ध्यान रखिएगा कि चूलिया जलप्रपात। और अगर मध्य प्रदेश में चंबल के प्रमुख जलप्रपातों की बात की जाए, तो यहाँ पे सबसे प्रमुख जलप्रपात है पाताल पानी। पाताल पानी महू के समीप स्थित है। दूसरा जलप्रपात जो सबसे प्रमुख है वह है शीतला माता फॉल। शीतला माता फॉल भी पाताल पानी के पास ही स्थित है। और अगर चौथे जलप्रपात की बात की जाए तो झाड़ी दाहा एक जलप्रपात है। इस तरह से चंबल पे मुख्य 4 जलप्रपात हैं, जिनमें सबसे प्रमुख और सबसे महत्वपूर्ण चूलिया जलप्रपात, उसके बाद पाताल पानी जलप्रपात, और उसके बाद शीतला माता जलप्रपात, और उसके बाद झाड़ी दाह जलप्रपात। यह आप ध्यान रखिएगा। अगर आप चंबल में राजस्थान की ओर बढ़ेंगे तो आप देखेंगे कि यहाँ पर चंबल एलिगेटर प्रोजेक्ट चल रहा है, जो घड़ियालों के संबंध में है, और धौलपुर के समीप ये प्रोजेक्ट चल रहा है। यहाँ पर रेड क्राउन रूफ टर्टल को बचाने का प्रोजेक्ट भी चल रहा है। यहाँ पे जो नदी की डॉल्फिन्स हैं उसको बचाने का भी कार्य चल रहा है। तो ये कुछ महत्वपूर्ण बातें हैं चंबल के बारे में जो आपको ध्यान रखनी है। चंबल यहाँ पे आप देखेंगे इस नक्शे में कि चंबल इटावा जिले के आसपास यमुना से मिलती है, और इस स्थल पे 5 नदियों का संगम होता है, चंबल, क्वारी, यमुना, सिंध और पहुज। ये 5 नदियों का संगम जो है इस स्थल पे हो रहा है यहाँ पे। ये आप ध्यान रखिएगा। तो चंबल यमुना से मिलती है इटावा जिले के पास में, और यहाँ 5 नदियों का संगम होता है। ये ध्यान रखने योग्य बात है। यहाँ एक नदी के बारे में उल्लेख करना मैं भूल गया, जो कूनू नदी है। कूनू नदी भी एक महत्वपूर्ण नदी है, जो चंबल की सहायक नदी है, और इसकी शुरुआत या इसकी उत्पत्ति शिवपुरी जिले से होती है। तो आप ये ध्यान रखिएगा। और इसी जिले यहीं से कुंवारी नदी की भी उत्पत्ति होती है, पर कुंवारी अलग जगह पे जाकर यमुना से मिलती है। तो आप ध्यान रखिएगा कि ये कुछ प्रमुख नदियां हैं जो चंबल की सहायक नदियां हैं। चंबल के बाद जो मध्य प्रदेश की महत्वपूर्ण नदी है वो आप देख सकते हैं, यहाँ पे सिंध नदी दिखाई गई है। ये सिंध नदी आपको ज्यादा बेहतर इस नक्शे में दिख सकती है। सिंध नदी की उत्पत्ति सिरौन से हुई है। सिरौन विदिशा में स्थित है। यह नदी सिरौन से होती हुई गुना जिले में प्रवेश करती है, और यहाँ ये गुना को 2 भागों में बांटती है। उसके बाद यह शिवपुरी में प्रवेश करती है। यहाँ पे आपको याद रखना है कि शिवपुरी में इस नदी पर मोहिनी सागर बांध स्थित है। इसे मणिखेड़ा बांध भी कहा जाता है। तो आप ये ध्यान रखिएगा कि शिवपुरी में सिंध नदी पे मोहिनी सागर बांध स्थित है। फिर यह शिवपुरी से होती हुई दतिया में प्रवेश करती है, और दतिया में बहुत महत्वपूर्ण बातें हैं यहाँ पे 2 याद रखने योग्य, कि यहाँ पर इस नदी पर 2 मेलों का आयोजन किया जाता है। एक तो रतनगढ़ का मेला, जो पाली गांव के पास रतनगढ़ स्थित है वो, और एक सन कुंवर का मेला। आपको शायद याद होगा कि 2013 में रतनगढ़ के मेले में भगदड़ हो गई थी, जिसमें लगभग 100 से अधिक लोगों की मृत्यु हो गई थी। तो ये 2 याद रखने योग्य बात है।
अगर आपसे पूछा जाए कि रतनगढ़ का मेला कहाँ लगता है, या सनकुअर का मेला कहाँ लगता है, या किस नदी के किनारे लगता है, तो आप बताएंगे कि यह सिंध नदी के किनारे लगता है। अगर पूछा जाए किस जिले में लगता है, तो आप बता सकते हैं कि यह मेला दतिया जिले में लगता है। इस नदी की जो प्रमुख सहायक नदियां हैं वो है कुंवारी, माहुर और पाहुज। ये नदियां आगे जाके इटावा जिले में मिलती हैं यमुना नदी से, और ये आप जैसा कि आप नक्शे में देख सकते हैं, यह सिंध नदी यहाँ से होती हुई ये यमुना में यहाँ मिल रही है, और इसका मुहाना यमुना है। ये आप इस नक्शे में भी स्पष्ट रूप से देख सकते हैं। कहीं कहीं पे लिखा हुआ है कि जालौन में ये नदी मिलती है, पर नक्शे में तो देख के नहीं लगता कि जालौन तक ये नदी जाती है, और यह नदी इटावा में मिलती है। ये जो नक्शा आप यहाँ पे देख रहे हैं, ये भारत सरकार का जियो सैटेलाइट का नक्शा है, तो मुझे नहीं लगता कि इसमें कोई त्रुटि है। तो आप इस बात को स्पष्ट कर लें कि सिंध नदी इटावा में जाकर मिलती है यमुना नदी से, और इसका मुहाना इटावा में है। ध्यान रखिएगा आप ये बात। सिंध नदी के बाद अब हम जानेंगे बेतवा नदी के बारे में। यह जो आप स्क्रीन पर नक्शा देख रहे हैं, यह बेतवा केम प्रोजेक्ट का नक्शा है, और इसमें आपको बेतवा से संबंधित और भी जानकारियां विस्तृत में मिल जाएंगी। तो बात करते हैं बेतवा के बारे में। बेतवा नदी का उद्गम कुमरा गांव रायसेन से होता है। इसे वैत्रवती या सुक्तिमती या बैत्रवती भी कहा जाता है। बेतवा नदी की कुल लंबाई जो हमीरपुर गांव तक है वो 590 किलोमीटर है, और धसन और बीना इसकी प्रमुख सहायक नदियां हैं। यहाँ आप देख सकते हैं कि धसन नदी तो यहाँ दर्शाई गई है, पर यहाँ बीना नदी नहीं दर्शाई गई है। तो बीना असल में भारत ओमान रिफाइनरी के लिए प्रसिद्ध है, जो सागर जिले में स्थित है। बेतवा मध्य प्रदेश की 5वीं सबसे बड़ी नदी है। सबसे पहले नंबर पे नर्मदा है, आप ध्यान रखिएगा। दूसरे नंबर पे चंबल है, तीसरे नंबर पे सोन है, चौथे पे ताप्ती है, और 5वें पे बेतवा है। बेतवा को मध्य प्रदेश की गंगा भी कहा जाता है, और यह तारीफ नहीं है। यह बेसिकली जो बेतवा नदी है वो मध्य प्रदेश की सबसे प्रदूषित नदी है, और अत्यधिक प्रदूषण होने के कारण इसे मध्य प्रदेश की गंगा भी कहा जाता है। अब हम बात करते हैं जो प्रमुख स्थल बेतवा के किनारे स्थित है, या जो प्रमुख शहर बेतवा पे बसे हुए हैं या महत्वपूर्ण दार्शनिक स्थल हैं। तो आप देखेंगे कि सबसे पहले भोजपुर, सांची, विदिशा, गुना, चंदेरी और ओरछा बेतवा नदी के किनारे पर बसे हुए प्रमुख स्थान हैं। अगर परियोजनाओं की बात की जाए तो यहाँ हलाली परियोजना, नीमखेड़ा डैम, रिछन डैम, बरबरी बैरेज, केसरी डैम, राजघाट डैम और माताटीला डैम, फिर उसके आगे दुकवान डैम, और दुकवान के बाद फिर बारवा सागर, और फिर पारीछा सागर। यह महत्वपूर्ण परियोजनाएं हैं। बारवा सागर और परीक्षा सागर उत्तर प्रदेश में स्थित है, ये आप ध्यान रखिएगा। बाकी के जो डैम है ये मध्य प्रदेश में स्थित है। इसमें राजघाट डैम को रानी लक्ष्मीबाई डैम के नाम से भी जाना जाता है। और यहाँ आप जो ललितपुर देख रहे हैं, यहाँ पे इस नदी के कारण एक टापू निर्मित हो गया है जिसे देवगढ़ कहा जाता है। तो इसके कैचमेंट एरिया के कारण यहाँ पे एक टापू है जो देवगढ़ है। आप छतरपुर के, माफी चाहूंगा, छिंदवाड़ा के देवगढ़ से कंफ्यूज मत होइएगा, यह दोनों अलग अलग हैं। यहाँ इसकी सहायक नदी पे एक जलप्रपात स्थित है। क्या आप बता सकते हैं कि वो कौन सा जलप्रपात है? तो अगर देखा जाए तो सागर में एक जलप्रपात है जो राहतगढ़ में स्थित है, जिसे भालकुंड जलप्रपात के नाम से जाना जाता है। तो बेतवा की सहायक नदी के बारे में याद रखने लायक दो महत्वपूर्ण बातें हैं। एक तो भारत ओमान रिफाइनरी सागर, और दूसरा भालकुंड जलप्रपात। इसे आप मत भूलिएगा, ये अक्सर परीक्षा में सवाल पूछ लिया जाता है। और यह भी आप ध्यान रखिएगा कि बेतवा को मध्य प्रदेश की गंगा कहा जाता है, और यह उसे गंदगी के कारण कहा जाता है। ये आप ध्यान रखिएगा। कुछ महत्वपूर्ण बातें हैं बेतवा नदी के बारे में। बाकी चीजें आप इस मैप का विस्तृत अध्ययन करके समझ ही सकते हैं। तो हम आगे बढ़ते हैं अगली नदी के पास, देखते हैं कि अब हम बात करते हैं केन के बारे में। हम देखेंगे कि केन का उद्गम जो है जबलपुर से हुआ है, और यह कैमूर हिल्स से हुआ है। कैमूर जो है यह विंध्याचल की पूर्वी श्रृंखला है, तो कैमूर रेंजेस। तो कैमूर रेंजेस से केन नदी का उद्गम हुआ है। इस नदी की कुल लंबाई 427 किलोमीटर है, और यह आप देखेंगे कि पन्ना को दो भागों में बांट देती है। यह नदी
पन्ना नेशनल पार्क से होकर गुजरती है और छतरपुर पन्ना सीमा पर यहाँ पे कैन एलिगेटर सेंटर स्थापित है, यानी कि कैन घड़ियाल केंद्र स्थापित है यहाँ पर। एक महत्वपूर्ण बात है इस नदी के बारे में, इसकी जो सहायक नदियां हैं, जो अलोना, बरना, सोनार, ये शामरी, कुतरी, इसमें एक उर्मिल नाम की नदी भी शामिल है। मध्य प्रदेश का जो जलियांवाला बाग कांड है वो उर्मिल नदी के किनारे पे हुआ था और इसकी तारीख है 14 जनवरी 1931। तो आप ध्यान रखिएगा कि मध्य प्रदेश का जलियांवाला कांड जो हुआ था वह उर्मिल नदी के किनारे पे हुआ था, जो और छतरपुर में यह कांड हुआ था। तो आप ध्यान रखिएगा। इस नदी पे प्रमुख 3 जलप्रपात है, एक पांडव जलप्रपात है, एक गाथा जलप्रपात है और एक रेने जलप्रपात है। जहां तक मुझे याद है, पांडव जलप्रपात की कुल ऊंचाई 33 मीटर है और गाथा जलप्रपात और रेने जलप्रपात स्थित है यहाँ पर। तो आप परीक्षा में पूछा जाता है कि पांडव जलप्रपात कहाँ स्थित है, तो आप बता सकते हैं केन नदी पर पांडव जलप्रपात स्थित है। तो ये तो हुई केन नदी की बात। अब हम देख लेते हैं तमसा नदी को। तमसा नदी मध्य प्रदेश के जुल्हेरी गांव से निकलती है। जुल्हेरी मैयर का हिस्सा है और मैयर सतना जिले में स्थित है। यह नदी प्रयागराज में जाकर गंगा नदी से मिल जाती है। तो ये आप ध्यान रखिएगा, ये गंगा नदी से मिलती है प्रयागराज में। दूसरा, यहाँ यह नदी इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि इस नदी पर बहुत ज्यादा जलप्रपात है, बहुत महत्वपूर्ण जलप्रपात है। इसी की एक सहायक नदी है बीहड़ नदी, और बीहड़ नदी पे मध्य प्रदेश का सबसे ऊंचा जलप्रपात स्थित है, जिसे बहुटी जलप्रपात के नाम से जाना जाता है। इसकी ऊंचाई 198 मीटर है। इसी नदी पे एक और वाटरफॉल है, चचई वाटरफॉल, जो मध्य प्रदेश का दूसरा सबसे ऊंचा वाटरफॉल है। इसी पे एक और वाटरफॉल स्थित है जिसे पियावन वाटरफॉल कहते हैं। पियावन भी बहुत महत्वपूर्ण है। इसी नदी पे एक महाना वाटरफॉल भी है, माफी चाहूंगा, इसी की एक सब्सिडरी है, ट्रिब्यूटरी है महाना नदी। महाना पे कयोटी वाटरफॉल स्थित है। अगर आपसे इस परीक्षा में सवाल पूछा जाए कि रीवा कौन सी नदी के तट पे स्थित है, तो आप बोलेंगे कि बीहड़ नदी की ट्रिब्यूटरी जो बिछिया है उस पे रीवा नगर स्थित है। तो आप ये ध्यान रखिएगा कि जो तमसा नदी है या जो टोंस नदी है उसकी सहायक नदी है बीहड़, और बीहड़ की सहायक नदी है बिछिया, और बिछिया के ऊपर रीवा शहर बसा हुआ है। बिछिया के किनारे रीवा शहर बसा हुआ है। तो ये ध्यान रखने योग्य बात है। तो आइए अब बात कर लेते हैं सोन नदी के बारे में। किसी आवश्यक कार्य से मैं इस लेक्चर को भी पूरा नहीं कर सकता, पर सोन नदी, नर्मदा नदी और ताप्ती नदी के विषय में हम अपने अगले भाग में बात करेंगे। आशा करता हूँ इस वीडियो में प्रदान की गई जानकारी आपको पसंद आएगी और आप इस वीडियो को लाइक और शेयर करेंगे। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।